मुझे जिंदगी में जो कुछ भी मिला है इसी शहर से मिला है और इस बात का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। आपको विलन भी होना है, एट द सेम टाइम आपको ह्यूमर भी प्रोवाइड करना, वो आसान नहीं है। मैं हमेशा हर इंटरव्यू में कहा करता था कि आई एम वर्किंग विद वन एक्टर, हिज नेम इज इरफान खान एंड ही इज माय फेवरेट एक्टर। तो जिमी साहब 1996 में माचिस आती है। अभी आपकी फिल्म चुन्ना आई है सीरीज। 27 साल में तो काफी पानी बह गया, हमारे यहाँ बोलते हैं गंगा में खूब पानी बह गया, बहुत टाइम हो गया। 3 चीजें मैं पूछना चाहता हूँ कि इन 27 सालों में इंडस्ट्री कितना इवॉल्व हुई, आपकी क्राफ्ट कितना इवॉल्व हुई, और जिमी शेरगिल एज अ पर्सन कितना इवॉल्व हुए। 27 सालों में बड़े तूफान देखे, आते और जाते, मगर खूबसूरत रहे हैं, यादगार रहे हैं और बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ। तो मज़ेदार है, इट्स बीन नाइस। मुझे लगता है कि काफ़ी घिसे हैं, काफ़ी लोहे को जो है वो गर्म किया गया है, जलाया गया है, पीटा गया है, और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सोना बन के निकलेंगे। तो सोना तो बन गया है, ये लोग हूट कर रहे हैं, काफी सोना तो बन गया है। एज अ पर्सन कितना क्या चेंज आप देखते हैं जब आप उस जिमी शेरगिल को याद करते हैं और आज के जिमी शेरगिल को आप जब देख रहे हैं, तो आएंगे उस पे। हासिल पे भी आएंगे। मैं वैसा ही हूँ यार, मुझे आई डोंट थिंक मैं बदला हूँ। ऐसा ही था उस वक्त, ऐसा ही आज भी हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि चाय से शुरुआत हुई थी, फिर धीरे धीरे कॉफी पे आ गए, वो जो फेटी हुई कॉफी होती है, और आज ब्लैक कॉफी पीते हैं, बस इतना ही फर्क है यार। आर्मी में करियर बनाना चाहते थे, कजन ने बता दिया कि यार तुम्हें मुंबई जाना चाहिए। कजन की बात को इतना सीरियसली ले लिया आपने, मतलब कैसे? नहीं, स्कूल में थे तो मैं लेट 80s की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग का पब्लिक स्कूल्स में एक वो होता था कि आर्मी में अगर सेलेक्ट हो गए तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, और उसके बाद सालों तक जो है वो हॉस्टल में और स्कूल में आपके चर्चे हुआ करते थे कि सो एंड सो, सो एंड सो। तो हमने भी सोचा यार आर्मी में जाना चाहिए, और उस एज में बहुत जुनून होता है देश को लेके, आर्म फोर्सेस को लेके, सारा कुछ। और ये था कि यार आर्मी ज्वाइन करते हैं, तो मैंने कोशिश की, मगर आई थिंक इतना ज़्यादा कंपटीशन होता था वहाँ पे सिलेक्शन का उस टाइम पे, 90s में सारा कुछ। हम 80s में हो के भी सेलेक्ट नहीं हो पाए, मतलब 85% मार्क्स लेके भी सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो बस फिर उसके बाद यही सोचा कि अब जहाँ ज़िंदगी लेके जाएगी जाएगी, ये हमको कुछ होता दिख तो रहा नहीं है। तो बस यही था, और कॉमर्स कर रहा था मैंने, ग्रेजुएशन अपनी ऑनर्स की है बीकॉम में, और फिर उसके बाद का यही प्लान था कि हम जो है कहीं बाहर जाके बिजनेस स्कूल ज्वाइन करके वापस आएंगे और कुछ करेंगे, या फैमिली में कुछ करेंगे, फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। और अचानक से मेरे एक भाई साहब हैं जो मेरी बुआ के बेटे हैं। तो शादियों उदियों में क्या होता था, पार्टीज में, शादी में, फैमिलीज में होता है ऐसा कि हम कभी सब बैठे होते हैं, तो मुझे थोड़ा शौक था ऐसे ही डांस वांस करने का और गाने गाने का और डायलॉग वगैरह, ऐसा तो थोड़ा फिल्मी टाइप का था, फिल्मी ना होते हुए भी फिल्मी था थोड़ा। वो पता नहीं, शायद यही बात उनको ऐसा लगा, इसी बात पे ऐसा लगा होगा कि भाई इसको अ, तो जब पहली बार उन्होंने मुझसे कहा तो मैं थोड़ा सा चौंक गया था। मुझे कहा यार ये सब थोड़ा ना मैं कर पाऊंगा, वो एक अलग चीज़ है, आप लोग का रात को टाइम पास करवाना अलग चीज़ है।
बट आई थिंक वो 6 महीने तक लगे रहे मेरे पीछे कि अरे यार चले जाओ, जाने में क्या हर्ज है, चले जाओ, जाके कुछ महीनों में वापस आ जाना। बस फिर मैं जब यहाँ आया, रोशन तनेजा साहब की क्लासेस ज्वाइन की, उसके बाद वापस नहीं गया। तब शायद बॉम्बे पसंद आ गया और यहाँ की हवा पसंद आ गई, तो फिर यहीं रह गए। बॉम्बे को आप पसंद आ गए, ये भी तो हो सकता है। इस बात का मैं हमेशा पसंद आए कि नहीं शुक्रगुजार है, रहूंगा। बता दीजिए एक बार। मुझे जिंदगी में जो कुछ भी मिला है इसी शहर से मिला है, और इस बात का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। हासिल से पहले मैं माचिस पे बात करना चाहता हूँ। 1996 में एक फिल्म आपने की, पहली फिल्म थी बॉलीवुड। मेरी पहली फिल्म थी। पहली फिल्म में आपको गुलजार साहब के साथ काम करने को मिल गया, विशाल भारद्वाज के साथ काम करने को मिल गया। मतलब लोग तो यहाँ बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं, रोज आप बात करिए एक्टर्स की अलग कहानियाँ हैं कि कितनी बार उनको ठगा गया, कितनी कितनी स्ट्रगल रही उनकी लाइफ में। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि ये पहली फिल्म आपको इतने बेहतरीन लोगों के साथ करने को मिली? ये एक खूबसूरत इत्तेफाक है, ये अच्छी किस्मत है, या कुछ और है? राज क्या है? नहीं, आई थिंक कुछ सितारे उस टाइम पे ठीक ठाक ही रहे होंगे, क्योंकि मैं तो उनके पास एक असिस्टेंट की जॉब मांगने गया था, क्योंकि मुझे मेरी क्लासेस तनेजा साहब के साथ खत्म हो रही थी और मैं घर वापस नहीं जाना चाहता था। मुझे ये डर था कि मैं वापस गया तो वो रोक लेंगे, मुझे वापस नहीं आने देंगे। तो बस फिर उस अच्छा, एक और चीज़ थी, क्लासेस में बातें करके लोगों को बॉम्बे मिल के सारा कुछ पिछले 1 डेढ़ साल में मैंने सीख लिया था कि यहाँ पर ऐसे तो ब्रेक नहीं मिलने वाली है, कम से कम नहीं। वो हमेशा सब लोग यही कहते थे कि 7 8 साल जो है वो लग ही जाते हैं यहाँ पे, लगे रहना पड़ता है। तो मैंने कहा ये सब तो कुछ होगा नहीं, एक कहीं असिस्टेंट की जॉब मिल जाए। तो किसी जगह पे मैं बैठा हुआ था और उनके डिनर पे कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि गुलजार साहब एक फिल्म शुरू कर रहे हैं। तो मैंने कहीं बोलिया मेरी प्लीज़ अपॉइंटमेंट करा दो, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर में करना चाहता हूँ, ये है वो है। तो उन्होंने शायद जिन्होंने बात छेड़ी थी उनको बोला होगा, और फिर रात गई बात गई, भूल गए। फिर कुछ टाइम के बाद मुझे फ़ोन आया कि आप तुम्हारी वहाँ पे वो करवा दी है एक अपॉइंटमेंट, तो तुम जा सकते हो। तो मैं फटाफट गया और जाके मैं गुलजार साहब को मिला, और बस असिस्टेंट के लिए गया था, और एक छोटा सा रोल उस फिल्म के अंदर मिल गया, और वहाँ से शुरुआत हुई। और जो शुरुआत हुई वो इतनी, मतलब आगाज इतना बेहतरीन हुआ कि यहाँ तक हाँ, हमें बहुत सब कुछ वहीं से सीखा है मैंने। और फिल्म रिलीज होने के बाद मैं तो वापस से क्लीन शेवन हो गया था, छोटे बाल और सारा कुछ। लोगों को किसी ने पहचाना तो उसके बाद मुझे तो किसी ने नहीं, कभी नहीं पहचाना। और जो लोग मुझे फिल्मों के लिए बुलाते भी थे कि अरे वी आर कास्टिंग फॉर अ मूवी, आप आ जाइए, जब मैं उनके ऑफिस पहुंचता था, पहले 20 मिनट तो कम से कम वो उनको समझ में नहीं आता था कि ये कौन आके उनके ऑफिस में बैठा हुआ है। और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद जब उन्हें पता लगता था कि अरे इनको भी बुलाया है हमने, तो नहीं 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 नहीं, ये हमें तो वो माचिस वाला वो चाहिए, वो वैसी दाढ़ी लंबे बाल। मैंने कहा जी मैं ही हूँ, उन्होंने बोला था बाल लंबे करो, दाढ़ी तो मैंने कर लिया था। मैं कुछ और कर रहा हूँ तो उसके लिए ये है। नहीं नहीं, वो रियली सॉरी, वील वर्क इन समथिंग एल्स लेटर ऑन। तो ऐसे कुछ 1 आध साल गुजर गए माचिस के बाद, और फिर अचानक से मोहब्बतें मिली, वहाँ से शुरुआत हुई। कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो मतलब नहीं भुलाए जा सकते हैं। मोहब्बतें में भी ऐसा ही आपका रोल था। विद इन इंडस्ट्री क्या मोहब्बतें के बाद वो रिकग्निशन मिला, लोगों के बीच में आपका किरदार कब पहुंचने लगा? ये नहीं मेरा सवाल है। मेरा सवाल है कि विद इन इंडस्ट्री लोग कब आपको काम देने लगे, और कब ये मानने लगे कि हाँ इस बंदे में कुछ खतरनाक है? नहीं, विद इन इंडस्ट्री तो काम इमीडिएटली शुरू हो गया था। मोहब्बतें रिलीज होने से पहले ही जो है वो एक तरीके से चीज़ों की शुरुआत हो गई थी। और मोहब्बतें रिलीज होने के बाद 2 ढाई साल तक मैं घर पे नहीं बैठा। और वो ज़माना कुछ और था। वो उसमें क्या हुआ करता था कि हम एक दिन में 2 फिल्मों की भी शूटिंग कर लेते थे। वो कुछ टाइम ही ऐसा था। मैं तो बहुत नया था इस इंडस्ट्री के लिए। तो बट जो लोग काम देखते थे वो तो नहीं नहीं कुछ नहीं, 6 घंटे आप ये करेंगे, उसके बाद लंच के बाद आप उनके सेट पे पहुंचेंगे। तो मैं बड़ा शॉक्ड होता था। मैं कि यार ऐसे थोड़ा ना काम होता है यार, किधर भी घुस जाओ
जाके Shift कुछ भी कर दो, उसके बाद खाना खाया तो कोई और किरदार बन गए आप जाके। पर आप अगर उस टाइम पे देखोगे तो सब फिल्मों में लोगों की लुक्स वही हुआ करती थी, वैसे से ही बाल, वैसे से सारा कुछ, लवर बॉय, गाना वाना ही गाना होता था, और डांस कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। एंड तो 2-2.5 साल में लगातार मैंने जो है वो काम किया, और बहुत सारी फिल्में जो हैं वो रिलीज हुई, सब चली, सबको। तो पर एक दिन बस दिमाग में आया, पता नहीं क्या आया, कि यार ये पेड़ों के आगे पीछे घूमने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होने वाला है, क्योंकि ये 4-5 साल तक चलेगा और उसके बाद सब भूल जाएंगे कौन, और गाने देखा करेंगे तो याद किया करेंगे। मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। वहाँ से ये हासिल और मुन्ना भाई MBBS और इस टाइप की फिल्मों की जो है वो शुरुआत हुई थी। वो एक कॉन्शियस डिसीजन था। ठीक है। एक शब्द जब हम बोलते हैं चॉकलेटी बॉय, तो आपको इस शब्द से बहुत प्रॉब्लम थी एक टाइम पे, एक इमेज बनती चली जा रही थी। फिर आपने आगे आकर के बोला कि यंगस्टर्स को, यंग एक्टर्स को आपने नसीहत दी कि नहीं होनी चाहिए थी ये प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम क्यों शुरू हो रही थी? क्या लोग आपको जब एक रोल से या एक टाइप कास्ट करने लगते हैं, वो कहाँ प्रॉब्लम बनने लगता है और फिर कहाँ रियलाइजेशन हो जाता है कि नहीं था प्रॉब्लम? नहीं, मुझे लगता है ये सब उम्र का खेल होता है। जब आप यंग होते हो, बुद्धि आपकी थोड़ी अलग तरीके से चलती है। जब आप थोड़े मेच्योर हो जाते हो, जिंदगी में बहुत कुछ देख लेते हो, तो आपकी बुद्धि जो है वो सही तरीके से काम करना शुरू कर देती है। तो इसलिए मैं एडवाइस लोगों को करता हूँ कि वो जो यूथ है उसको एंजॉय करो, उस यूथ को एंजॉय करो, क्योंकि ये बुढ़ापे वाले रोल जब एक बार आ गए ना, ये पीछा नहीं छोड़ते, भूत की तरह पीछे पड़ जाते हैं ये। फिर आपको हर रोल वैसा ही मिलेगा, मेच्योर्ड इंस्पेक्टर, और ऐसा कोई जिल्टेड लवर, या फिर ऐसा कोई जिसने जिंदगी में बहुत देखा है, बस उसी टाइप के वो रोल आके चिपक जाएंगे आपके पास, और फिर वो एक इमेज बन जाती है आपकी। अब उसमें फिर दिक्कत होती है, क्योंकि हम हर फिल्म के साथ उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं यार ये कर लो, फिर वो कर लो, फिर वैसे कर लो, बट वो चक्री की तरह आप घूमते रहते हो। बट हाँ, मोहब्बतें की एक बात थी कि जब मोहब्बतें रिलीज हुई, अब मुझे अब पता लगता है, अब विद दिस डिजिटल एंड ये सारा जो आपके इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों से, कि जब मोहब्बतें रिलीज हुई थी तो मतलब मैं कितना बड़ा अचानक से बन गया था। उस टाइम पे मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ, ना मैंने कभी उसके ऊपर उसके बारे में सोचा। मैं बस अपना काम करता चला गया, अगर ये है वो है एंड ऑल दैट। शायद अगर मुझे पता होता कि अरे बाप रे बाप, मैं इतना बड़ा बन गया हूँ, तो शायद मैं आज या तो कहीं गुम हो गया होता, और या फिर कुछ और होता। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अभी हमारा एक शो रिलीज हुआ है, चूना। इसका मतलब मैंने वो किरदार किया, भाई शुरुआत में तो वो उस रोल के लिए ना बोल दी थी। मैंने कहा था यार ये वो फिर से वापस से एक पावरफुल यूपी टाइप का कैरेक्टर, ये वो। मैंने ये नहीं देखा था कि ये कितना डिफिकल्ट कैरेक्टर हो जाने वाला है। वो करते कराते वो पुशी जो है हमारे डायरेक्टर पुष्पिंदर, वो कुछ ऐसे हैं कि पीपल हैव नेम्ड हिम पुशी फॉर दैट ओनली। अच्छा तो कल मिलते हैं, कल फिर कॉफी पीने पूछी यार, आई लव योर स्क्रिप्ट, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, बट आई कांट डू दिस। चलिए उस बात को छोड़ देते हैं, फिर वापस कोई और बात शुरू करके कुछ डिस्कशंस हुए, सारा कुछ, चलिए फिर अभी कब, तो नेक्स्ट वीक हम लोग मिलते हैं। ऐसे करते 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 कुछ 10-15 कॉफी पिला के साइन कर लिया उसने मुझे। एंड आई एम सो ग्लैड दैट ही साइन मी, बिकॉज शुक्ला जी एंडेड अप बीइंग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर्स, बिकॉज एक बड़ी थिन लाइन होती है कि आपको विलन भी होना है, आपको बहुत ही खतरनाक भी होना है, एट द सेम टाइम आपको ह्यूमर भी प्रोवाइड करना है। वो आसान नहीं है। वो सिर्फ इरफान खान कर सकते थे, वो सिर्फ पंकज त्रिपाठी टाइप के लोग करते हैं, और नहीं, वो बड़ा मुश्किल होता है। उस जोन में आप घुसो तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस चीज में कूद गया हूँ जब तक मैं वो हुआ था। बट आई एम सो ग्लैड दैट आई डिड दिस पर्टिकुलर रोल ऑफ शुक्ला जी, बिकॉज शुक्ला जी इज सडनली जस्ट गॉन ऑन अ डिफरेंट लेवल फॉर मी, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर इट। आपने इरफान साहब की बात की, हासिल आपने उनके साथ की, और इरफान के बारे में जब आप बात करते हैं तो आपकी आंखों में एक अलग तरीके की चमक आ जाती है। मैं दो कलाकारों की बात करना चाहता हूँ हासिल से, एक इरफान साहब के बारे में
और एक आशुतोष राणा के बारे में। दोनों ही कलाकारों के साथ आपने उस फिल्म में काम किया। क्या आपके हिस्से कौन से आशुतोष राणा है और कौन से इरफान खान है? तो हासिल में मेरे सीन्स थे नहीं आशुतोष भाई के साथ, मतलब मेरे सारे मोस्टली सीन्स जो थे वो इरफान भाई के साथ थे। तो हम लोग को तो ऑब्वियसली जब से फिल्म शुरू हुई, वो स्क्रिप्ट एक्चुअली अगर देखा जाए तो तिग्मांशु और इरफान बहुत करीबी दोस्त थे, और तिग्मांशु टोल्ड मी दैट ही रोट दैट स्क्रिप्ट फॉर इरफान. It was written for him to launch him, kind of a situation. But the amount of interest he used to take, even while Tigmanshu was directing a scene, अगर कुछ blood का एक mark correct करना है या कुछ करना है, Irfan Bhai has directed also. He was a brilliant director also. वो कुछ ऐसा करके कर देना, उसको set कर देना, कोई blood के spots शर्ट के ऊपर, मतलब he would always be there and come in this thing. That is how involved he was in that script and that movie. So that thing I'll always remember. I ended up doing quite a few films with him, but for me he was somebody who was far senior to me, and that respect was always there. So मेरा कुछ ऐसा उनके साथ ही हा हा वाला कुछ ऐसा रिलेशनशिप नहीं था, एक बहुत रिस्पेक्टफुल और कॉर्डियल रिलेशनशिप था. और मेरे लिए अगर आप मेरे हासिल के भी इंटरव्यूज़ उस टाइम पे देख लेंगे, या जब मैंने हासिल शुरू की थी उस टाइम के इंटरव्यूज़ देख लेंगे, जब हासिल रिलीज़ तो बाद की बात है. उस टाइम पे शायद मैं हमेशा हर इंटरव्यू में कहा करता था कि आई एम वर्किंग विद वन एक्टर, हिज नेम इज़ इरफान खान एंड ही इज़ माई फेवरेट एक्टर. मैं उस टाइम से बोलता था. So it was a bond like that. It was a situation like that, and it's so sad that he went at such an early stage. He had so much more to give, so much more to do. But yeah, for this. पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पे तो बात करनी पड़ेगी, आप हैं यहाँ पर. क्या एक्सपीरियंस है, कैसे बॉलीवुड से अलग है? और साथ में एक एक्सटेंडेड सवाल ये भी है कि आप अभी के टाइम पे जो तेलुगु फिल्म है, गुजराती फिल्म्स हैं, हमारे सामने गामक घर जैसी फिल्में भी आ रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं. रीच बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी बातें हो रही हैं कम से कम. आप ये जो डिफरेंट लैंग्वेजेस का सिनेमा हिंदुस्तान में जो जिस पर काम किया जा रहा है, आप उसे कैसे देखते हैं? और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली कैसे देखते हैं आप? रीजनल तो रहा है, स्पेशली साउथ जो है वो तो हमेशा से ही, मतलब एटलीस्ट जब से मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की है, या मैं जब से बॉम्बे आया हूँ और मैंने फिल्मों के बारे में पढ़ना और जानना शुरू किया, तो हमारे जो मैगजीन्स आया करती थी, ट्रेड गाइड और ये सारी, उस ज़माने में वही मैगजीन्स होती थी जिसमें बॉक्स ऑफिस का पता लगता था, और उसमें सबके फिगर्स आया करते थे. उस ज़माने के भी आप फिगर्स देखोगे, साउथ में क्या कलेक्शन हुआ करते थे साउथ की फिल्मों के. तो साउथ हमेशा से ही एक अलग लेवल पे रहा है. प्लस उनका क्या है कि तेलुगु, तमिल, मलयालम सब कुछ है, उस रीजन में भी बहुत सारा कुछ है. बंगाली, पंजाबी, these suddenly to Gujarati now, Marathi, so many others have now started coming up and reaching a certain level. तो उसी तरीके से पंजाबी भी है, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं. जब मैंने अपनी पहली पंजाबी फिल्म की थी, जो मनमोहन सिंह जी की वजह से की थी, यारा नाल बहारा, तो मनमोहन जी ने मुझसे पूछा था कि एक, मुझे पता है कि आप हिंदी फिल्में कर रहे हो, उसमें लीड रोल्स कर रहे हो, आप पंजाबी क्यों करोगे, बट मैं ऐसे ही एक बार पूछना चाहता. मैंने कहा मंजी, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू. तो मनमोहन सिंह जी मेरे साथ माचिस में, ही वॉज द सिनेमाटोग्राफर, कैमरामैन थे, मोहब्बतें में कैमरामैन थे, तो मैं उनको तब से जानता था. एंड देन ही मूव टू डूइंग पंजाबी फिल्म्स एज अ डायरेक्टर. आई सेड मंजी, आई विल 100% डू दिस फिल्म. और मैंने वो फिल्म की और फिर मैं भूल गया, फिर मैं वापस आके यहाँ बिजी हो गया, और अचानक से वो फिल्म रिलीज हुई. उस टाइम पे प्रिंट्स हुआ करते थे, तो 19 या 20 प्रिंट्स के साथ वो ईस्ट पंजाब में रिलीज हुई थी. और मुझे डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ोन आता था कि 3 दिन हो गए किसी ने फिल्म नहीं देखी है. मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? बोला सिर्फ नाच रहे हैं लोग. मैंने कहा
इसका क्या मतलब हुआ? तो वो उस टाइम पे वो बहुत बड़े सिनेमा हॉल्स हुआ करते थे जिसमें स्टॉल, बैल्कनी, अपर स्टॉल, वो सारा कुछ हुआ करता था, एंड देयर कैपेसिटी वाज 1500 पीपल इन वन हॉल वाचिंग अ मूवी। वो जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, 2004 या कुछ की। And so they were all just dancing throughout the film. He said that they'll start watching the film from Monday onwards. He said Sunday तक यही चलेगा, party time. And people were enjoying. So I said that this is an industry that can go somewhere. I said that means these people are ready to accept Punjabi films in a modern way also. उससे पहले वो सब वैसा ही चलता था, चटदा गंडासा और ये और वो, और बहुत ही पाकिस्तानी फिल्म इंस्पायर्ड, पाकिस्तानी ड्रामा इंस्पायर्ड, लाइक वेरी लाउड एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो वो उस टाइप का सिनेमा जो है उस टाइम पे चलता था, और अचानक से एक मॉडर्न सिनेमा का आना with modern kind of songs and modern stories and everything, which Manmohan Singh ji started. That was a game changer in this thing. So I decided कि हर साल मैं एक पंजाबी फिल्म करूँगा, और मैं 3-4 साल लगातार करता गया, जिसमें कि मेरा बहुत वक्त भी जाता था। वो शूटिंग में तो आप 1-1.5 महीने में खत्म कर देते हो, लेकिन उसके बाद मैं 4-5 महीने अपने खुद के पैसे लगा के हर फिल्म के लिए मैं ट्रैवल करता था ओवरसीज एंड एवरीथिंग, और जाके हर सिटी में जाके अपना कोई दोस्त होता था उसको बोल देना यार मैं आ रहा हूँ वैंकूवर, 5-6 दिन होएंगे वहाँ पे और हम लोग जाके प्रमोशन करेंगे। तो ऐसे वो जिसको भी जानते थे वो रेडियो में लगा देते थे कि यार वीपा जी आए हुए हैं, उनके साथ चलते हैं हम लोग, वो करेंगे। तो दिन में हम रेडियो की रिकॉर्डिंग्स करते थे, शाम को उनके साथ पार्टी कर लेते थे, वो भी खुश हो जाते थे। अदरवाइज एवरीथिंग कॉस्ट मनी। नाउ there wasn't those producers who would say, "Oh, we'll spend money on promotions." They didn't know what spending money on making a film was. Then how would they know there is what kind of a feeling it is to spend money on promotions?